वही आईसी वगैरह हम सब पढ़ चुके थे। डिफरेंट आईसीज होंगे तो सेटिस्फैक्शन में चेंज, बट एक आईसी पे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, सेटिस्फैक्शन वुड रिमेन सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इंडिफरेंस मैप वाज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए, सो एमआरएस का जिक्र कर रहे थे और मैंने बोला था कि मैं आपको एमआरएस लिखना सिखाऊंगा। सो इफ इट इज सेड दैट एमआरएस एक्स वाई, तो आपने इसको लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एमआरएस ए भी अगर लिखेंगे तो व्हाट विल बी कोटिंग, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। ऊपर जो यूनिट लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, लॉस, और नीचे जो यूनिट लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, गेन बेसिकली। तो यू डिवाइड लॉस बाय गेन, नॉट गेन बाय लॉस। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। और इसी का रीजन है कि जो आपका एमआरएस बनता है वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में ये अंदर की तरफ इस तरह का स्लोप आपको दे देगा। सो दैट यूनिट हुज क्वांटिटी इज फॉलिंग डाउन वो आप पहले लिखते हो, एंड दैट हुज क्वांटिटी इज राइजिंग अप वो आप बाद में लिखते हो। तो एग्जाम में 3 मार्क्स का आपको एमआरएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले वहां इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आप लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट, इट इज द रेशियो, इट इज द रेट at which the increase in the commodity of one unit will compensate the fall in the so called, आप लिख सकते हैं satisfaction of other unit। जो यूनिट फॉल होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो लेस एंड लेस होगी, बट जो इंक्रीज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ गई? तो प्लीज इसको वेरी क्विकली कॉपी कर लीजिए। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ अपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। Understood the concept of MRS children? तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेट एट विच अ कमोडिटीज इंक्रीज इज कॉम्पनसेटिंग द डिक्रीज इन अदर कमोडिटी। किस चीज का कमोडिटी का इंक्रीज क्या कॉम्पनसेट कर रहा है? सेटिस्फैक्शन। ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच सर्टन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, लॉजिक समझ में आ गया, सर्टन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी is increased with respect to cover up the loss of satisfaction of another commodity। खोपड़े में बात गई। और नहीं तो सिंपली डेफिनेशन सामने भी लिखी है, willing to give up something to get additional unit of x। बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि यहाँ पे ये तो लिखा है कि हम y कमोडिटी को कम करेंगे, बट यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि कितना कम करेंगे। तो willing to give up तो है, साथ में एक चीज और लिखनी पड़ेगी हमको, less and less, so as to get additional unit of good x constantly। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखा, हमारी बुक में भी सर ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमआरएस के 3 केस हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेस एंड लेस भी हो सकता है, और मोर एंड मोर भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो आपका सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये लेस एंड लेस वाली कहानी है तो डिचकियाऊ बनेगा, और अगर मोर एंड मोर है तो पीपीसी की तरह मोटा पेट फट गया सेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसलिए ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, लेस एंड लेस, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ है ही यही, बाकी की 2 चीजें है ही नहीं, इसलिए आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट आप इसको लिखिएगा, आपके सीयूटी में बड़ा काम आएगा ये। व्हाट इट क्लियर? क्योंकि वहां पे तीनों चॉइसेस नजर आएंगी आपको, तो वहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इट कुड बी लेस एंड लेस, इट कुड बी कांस्टेंट, इट कुड बी मोर एंड मोर, और यहाँ पे तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो सिर्फ आपको डिक्रीज में ध्यान देना है, इट इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेस एंड लेस तो ये वाला शेप हो जाएगा डिचकियाऊ, मोर एंड मोर तो वो बन जाएगा पीपीसी टाइप अपना। ठीक, चलिए मूविंग अहेड। सो सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो डिमिनिशिंग एमआरएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? पहले ज्यादा यूनिट्स कम हुई, फिर कम, और उसके बाद और कम। ओके, चलिए। सो एमआरएस ऑलवेज डिमिनिशेस, ये आपका सिलेबस बोलता है। इन रियलिटी इट कुड बी डिमिनिशिंग, इट कुड बी स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सो कॉल्ड बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो क्यों डिमिनिशिंग एमआरएस का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है, ये तो भगवान जाने हमारे सिलेबस में डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों है, बस है डिमिनिशिंग एमआरएस। तो सबसे पहले 9 यूनिट्स कम हुई, उसके बाद लास्ट में कितनी कम हुई थी, 3 यूनिट्स। तो ए पॉइंट पे आपकी कितनी यूनिट्स थी एक्स की, और कितनी थी वाई की चिल्ड्रन, 25, और वाई की
25 और x की 1। बी पॉइंट पे क्या था जरा बताइए? एंड 2। तो 25 से 16 कितना फॉल हुआ? 9 यूनिट्स का। फिर 3 पे क्या है? 10 एंड 3 कितनी यूनिट्स कम हुई? 6 यूनिट। फिर उसके बाद 7 एंड 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? तो अब जिन महान आत्माओं ने सिलेबस बनाया, पता नहीं एक ही चीज बच्चे को क्यों पढ़ा दी। बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाता है बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि हम तो 11th में पढ़ के आए थे कि एमआरएस डिमिनिश करता है, यहाँ हमारे टीचर बता रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन और इट मे बी बल्जिंग आउटवर्ड। तो तीनों चीजें चलती हैं, बट योर सिलेबस इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस अप्रोच ओनली। समझ में आ गया? अब अगर आपसे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज मेंट बाय डिमिनिशिंग एमआरएस, तो लिख लेंगे दैट फॉर एक्वायरिंग more and more units of x, less and less units of commodity y is sacrificed. Diminishing MRS की कहानी समझ में आ गई कि x की एक एक यूनिट लेने के लिए आप y की बराबर यूनिट सैक्रिफाइस करेंगे, ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे या कम सैक्रिफाइस करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, वैसे आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है तो एक ही चीज को 10 बार बनाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। एक एक करके मैं आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, चलन आईसी शायद इस तरह का होता है, ये सुन लो, ए बी सी एंड इट कुड बी डी। ध्यान से सुनिएगा, इट इज गोइंग डाउन चिल्ड्रन और इट इज गोइंग अप। गोइंग डाउन इसका मतलब है कि जो कमोडिटी आपने वाई एक्सेस पे प्लॉट की है इट इज डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग, और जो कमोडिटी एक्स है दैट इज इंक्रीजिंग। खोपड़े में बात गई? तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है या इनवर्स है? इनवर्स है। तो नेगेटिव स्लोप में आप लिख लीजिए, आइटम्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट रिलेशनशिप? आइटम्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स था, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग डाउन। तो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन कम होगा और एक्स का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। सबको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ सर? बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ओरिजिन, नजर आ रहा है बच्चों? मेरा ये वाला स्लोप कहां पे टच कर गया? वाई एक्सेस पे। एक्चुअली में आईसी का भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये यहां पे टच कर गया तो इसका मतलब ये यूनिट्स कितनी हो गई? 0। तो हमारे आईसी में यूनिट्स कम होती हैं, बट क्या कभी 0 होती है? नो। क्या आपका आईसी सो कॉल्ड इस तरह का बन सकता है? नो। यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपकी यूनिट्स 0 हो गई। तो आईसी कभी भी टच नहीं करेगा, आई रिपीट, कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो टच कर गया तो उसका मतलब हो जाएगा किसी की यूनिट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 लाइन का टेक्स्ट भी हम लिख लेंगे, बहुत ही फास्ट लिखिए। इट वुड मीन दैट द यूनिट्स आर equal to 0, which cannot happen. समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि यूनिट्स इक्वल टू 0 हो जाएंगी, जो होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा,
आईसी अगर एकदम हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू सो कॉल्ड, सॉरी वर्टिकल, पहले सुन लीजिए, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस हो गया तो यहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच करने का मतलब क्या हो, यूनिट्स 0 हो गई। देयर आफ्टर अगर आपका आईसी सो कॉल्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो अगेन इट इज टचिंग है, यहां पे भी इसका क्या मतलब हो गया, 0। तो अगर आईसी आप बनाएंगे तो ये हवा में लटकेगा, ना ये वाई को टच करेगा, ना एक्स को टच करके स्लोप बनाएगा, ना ये वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और ना ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, हवा में लटकने वाला। क्योंकि अगर ये टच कर गया किसी भी तरीके से इधर पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिससे आप हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, और पैरेलल टू वाई एक्सिस जिससे आप वर्टिकल बोल रहे हैं, या स्लोप एक्स को टच करे या स्लोप, सॉरी एक्स को टच करे या वाई को, इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी यूनिट्स कितनी हो गई, 0। तो अगर हम 0 कर देंगे यूनिट तो क्या हमारा कोई सेटिस्फैक्शन होगा, एब्सोल्युटली नॉट। क्या, हाँ नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जब 0 नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से हो जाएगा। गॉट इट क्लियर। जब हम गिर ही नहीं सकते कभी, हम कभी गिर ही नहीं सकते, हम बेसमेंट में जाएंगे क्या कभी, उसको तो और नीचे जाना पड़ेगा। डन ऑल, समझ में आ गई प्रॉपर्टी। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी समझिए। ये सबसे मजेदार प्रॉपर्टी है, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। क्या लिखा है यहाँ पे, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़ा मजेदार आईसी बनने जा रहा है। इसको नेम दे दिया व्हाट, IC1, ठीक है। और इसको नाम दे दिया IC2। पॉइंट्स जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A, B, C, D एंड E। सबको समझ में आ गया। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। IC1 पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, IC1 पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन वाले पे देखिएगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इट्स AEC, पक्का। एक बार फिर से देख लें, ग्रीन वाले पे A है, E दोनों पे ही है, और फिर C है। और पिंक वाले पे कौन कौन सा है, BED, बेड। समझ में आ गया, AEC बेड, AC बेड है। इतना सबको समझ में आता है। अब यहाँ पे एक मैथ्स का घोटाला आपको नजर आएगा। हमने आईसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, याद है सबको, या आईसी मैप बोलूं, बेसिकली आईसी ना बोलूं, जो आईसी पे पॉइंट्स होते हैं चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। तो इन तीनों का बच्चों सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। वेरी गुड। और इन तीनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। क्या आप मेरी बात से वेल वर्स्ड, सेटिस्फाइड हैं? तो ये सेम सेटिस्फैक्शन देंगे और ये भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, यस और नो, पक्का, कंफर्म? कोई अपनी बात से पलटेगा तो नहीं? अच्छा, तो देखिए यहां पे तीनों में सेटिस्फैक्शन सेम होगा, करेक्ट, और इन तीनों में भी सेम होगा। बट आपने जो आईसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें एक चीज और पढ़ी थी, ऊपर वाले आईसी पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है और नीचे वाला दलितर होता है। तो ए और बी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे होगा? चलिए, तो मैं कुछ फिनोमेना यहाँ पे और लिखूंगा, बी इज बेटर देन ए, यस और नो। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, सी और डी में बेटर सेटिस्फैक्शन कहां पे? सी में। तो हम बोलेंगे सी इज बेटर देन डी। इज दैट क्लियर? मतलब ए अच्छा नहीं है, बी अच्छा है। इसको ठीक से लिख देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। तो सो कॉल्ड बी इज बेटर देन ए, करेक्ट, एंड सी इज बेटर देन डी, इज दैट करेक्ट? तो बी पॉइंट ए से अच्छा है, यहां पे नजर आ रहा है, और सी पॉइंट डी से अच्छा है, यहां पे नजर आ रहा है। क्लियर? क्लियर। ई पॉइंट दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो अगर ई दोनों में कॉमन है चिल्ड्रन, तो हम बोलेंगे
सो कॉल्ड, इन सब में सिमिलैरिटी आ गई। कैसे आ गई सर? बी, ई और डी एक ही आईसी पे हैं, एक आईसी पे तो भाई सेम सेटिस्फैक्शन होता है, ये असम्पशन था। और इन तीनों पॉइंट्स को भी एक ही आईसी पे रखा है तो इनका सेटिस्फैक्शन भी सेम होगा। तो ए इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी एकदम परफेक्ट है, बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू डी एकदम परफेक्ट है, और ई पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो जब बच्चों ई और ई यहाँ कॉमन हो गया, ई की जगह बी को बैठा दीजिए और ऊपर ले जाइए, तो भाई ये सब तो कॉमन हो गए, और एक तरफ हम ये बकवास कर रहे हैं। सर पगला गए सर। तो ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी दो चीजें आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जीवन में एग्जैक्टली सेम सेटिस्फैक्शन दे। हो सकता है? नो। आज फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन जितना अच्छा लगेगा, कैसा होगा कि कभी और भी दिन एग्जैक्टली उतना ही अच्छा लगे? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। साइकोलॉजी की बात करिए भाई, या तो बेटर होगा या तो पुअर होगा, सेम एग्जैक्टली कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। दिस इज कॉल्ड एज इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट? एब्सर्ड सिचुएशन, बकवास। इट इज टोटल बकवास। समझ में आ गया? कभी भी दो आईसी अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बेवकूफियां डेवलप हो जाएंगी। तो टू आईसीज चिल्ड्रन कैन नेवर 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 इंटरसेक्ट, कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पक्का? चलिए पुट इट फास्ट। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स या डिचकियाऊ शेप। हाँ, ये डिचकियाऊ शब्द याद रखिएगा। अब डिचकियाऊ कहाँ से है ये भी लोग पूछना चाहेंगे। जब किसी को बॉलीवुड की गोली मारते हैं तो पीछे आके गिरता है ना, तो डिचकियाऊ उसकी बॉडी ऐसी हो जाती है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। वाई इट इज डिचकियाऊ शेप? आंसर इज वेरी 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 सिंपल। ये प्रॉपर्टी मेरे को एकदम बकवास लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है चिल्ड्रन, ये ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन की तरफ, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसलिए कॉन्वेक्स बोलते हैं। बट यहाँ पे आपका सिलेबस ऐसा बोलता है, रियलिटी में इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा तो 5:1 5:1 5:1 5:1, और अगर बल्जिंग होगा तो सर कैसा होगा? 9:1 12:1 18:1 28:1, बढ़ती जाएंगी वैल्यूज। तो ये मोटा सेट फट गया पेट। समझ में आ गया? तब ये कॉनकेव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बकवास है, सिर्फ 11th क्लास में लागू होती है। ग्रेजुएशन के सिलेबस में तीनों प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्वेक्स भी है, स्ट्रेट लाइन भी है और कॉनकेव भी है। तो कॉन्वेक्स होने की वजह क्या है? लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। और इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता है भाई, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इसको 2-3 बार। दिस इज से IC2, this is IC1, and then we have, let us say, IC3। तो IC पे पॉइंट अलग अलग है बच्चों। इस IC पे वी हैव A, B and C। Here we have D, E and F। Here we have G, H and I। तो ABC में अगर मैं पूछूं क्या सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा? सेम रहेगा। DEF में ABC से कम होगा, GHI से ज्यादा, आपस में सेम। GHI में दलदृष्ट कंपटीशन, मतलब वो रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? IC1, उससे कम, उससे 3, IC3 उससे कम। मतलब अब दुकान पे जाए किसी की और कहें भैया बेस्ट दिखाइए जो आपके यहाँ है, ये तो समझ जाएगा शॉपकीपर। ये मत बोल दिएगा IC1 वाला सामान दिखाना, IC3 वाला ना दिखा देना। वो कहेगा रांची पागल खाने से छूट गया है। समझ में क्या? तो विल द शॉपकीपर बी एबल टू अंडरस्टैंड? एब्सोल्युटली नॉट। तो जब आप बेस्ट चूज करते हैं तो इट इज IC1, वर्स्ट चूज करते हैं तो IC3। घर में भैया की शादी के लिए रिश्ता आया, आपने भाभी की फोटो देखी होने वाली और मम्मी बोला ये IC3 भाभी है,
IC1 वाली भाभी लेके आओ। मम्मी कहीं पता नहीं क्या हो गया इसको, समझ में आई बात कि नहीं? चलिए तो लिख लीजिए बच्चों, दोनों पॉइंट्स इसी में कवर अप करा दिए मैंने आपके। बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक, बी क्विक। सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? सबने ग्राफ बना लिए? बिना ग्राफ के अगर आप प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी कॉपी में बनेगा ऑडी का सिंबल, गोला 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 गोला। तो ग्राफ इज वेरी 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 नेसेसरी। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया व्हाई इट डज स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसकी वजह से स्लोप करेगा? एक का सो कॉल्ड रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, और एमआरएस भी डिमिनिश कर रहा है। कभी भी ये एक्स या वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मतलब एक यूनिट जीरो, और जीरो से मिलेगा कोई भी नहीं सेटिस्फैक्शन। क्या कंज्यूमर ये काम करेगा? क्योंकि कंज्यूमर तो रेशनल है। कौन है? रेशनल का मतलब पता है ना? उसको पता नहीं तभी बोल दिया हाँ। तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। टू इनडिफरेंस कर्व्स कैन दे इंटरसेक्ट? अगर कर गए तो क्या होगा? बकवास। क्या होगा? सब एक जैसे हो जाएंगे। इकोनॉमिकली एब्सर्ड सिचुएशन। गॉट इट क्लियर? चलिए, और ये बात भी याद रखिएगा कि कोई भी दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जीवन में कभी भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते। ओके, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की तो एक ही वजह है, इट इज डिमिनिशिंग। बट ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और कॉन्केव भी हो सकता है। ओके, चलिए, हायर आईसी तो सबको समझ में आ गया? कंफर्म? तो एग्जाम में नंबर कौन से लाएंगे? IC2 वाले, IC1 वाले? IC1 वाले लाएंगे, मतलब कम नंबर लाएंगे। यहाँ IC2 हो गया ऊपर। यही तो है, जोर का झटका धीरे से लगा। आप थोड़े से मेंटोस खाइए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, इसका मैं आपको रीजन यहां से बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे आप कमोडिटी ए ले रहे हैं और यहाँ कमोडिटी बी ले रहे हैं। तो IC1 पे ये जो पॉइंट लेटस से के है, यहाँ पे कमोडिटीज कौन कौन सी ली जा रही हैं? BK एंड KA। खोपड़े में बात गई? अब यहाँ पे आपकी ये वाली कमोडिटी बढ़ गई, सॉरी इसे हम C बोल देते हैं, बट ये वाली कमोडिटी विल रिमेन सेम। तो इसका इंक्रीज हो गया। तो एक कमोडिटी आपकी सेम है और दूसरी इंक्रीज। क्या इसको इंक्रीज करने के लिए किसी को कम करना पड़ा? नो। इसको इंक्रीज करने के लिए किसी को कम करना पड़ा? नो। तो आपने कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया, बट क्या वाई का रिड्यूस किया? वाई का कंजम्पशन रिड्यूस नहीं हुआ है। तो भाई जब हम एक का कंजम्पशन बढ़ाएं और एक का घटा दें तो कॉम्पनसेट हो गया। यहाँ पे एक का बढ़ा है बट दूसरे का कहाँ कम हुआ? कहाँ कम हुआ? देखिए, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। कहाँ कम हुआ? थोड़ा सा होमवर्क, मैं अकाउंटेंसी का बढ़ा दूं और इकोनॉमिक्स का कम कर दूं, सर मैनेजेबल है। गॉट इट क्लियर? इकोनॉमिक्स का बढ़ाएं, अकाउंटेंसी का कम कर दे, सर मैनेजेबल है। इकोनॉमिक्स का सेम रखा, अकाउंटेंसी का बढ़ा दिया, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा ना आपको, ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, खोपड़े में बात गई। तो क्या ये जरूरी है दुनिया में जो इंसान जितना चाहे उतना खरीद सकता है? क्यों नहीं खरीद सकता? उसकी इनकम लिमिटेड है। जो इंसान जितना बनाना चाहे बना सकता है अपनी फैक्ट्री में? नो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो प्रोड्यूसर के लिए लिमिटेड क्या होती है? रिसोर्स। और कंज्यूमर के लिए कौन सी रिसोर्स लिमिटेड होती है? इनकम। तो सर अब ये क्या नया नाटक है? दो अप्रोचेस पढ़ी थी आपने कार्डिनल मेजरमेंट में, एक लॉ ऑफ DMU विद एंड विदाउट प्राइस, सिंगल मॉडल डबल मॉडल। एक पढ़ा था आपने, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। तो विदाउट प्राइस वाला लॉ ऑफ DMU था, विद प्राइस वाला यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल था। दो कमोडिटी वाला लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल था। याद आ रही है बातें? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट दिया कि कार्डिनल दिया? कार्डिनल। कार्डिनल में तीन थ्योरीज मैंने आपको पढ़ाई हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विदाउट प्राइस, देयर आफ्टर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल, शर्ट वाला एग्जांपल याद करिए, DMU विद प्राइस, फिर टू कमोडिटी मॉडल पढ़ा था विद प्राइस, जिसको क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। बट हमारे RGD एलन और JR हिक्स साहब ने कौन सी अप्रोच दी? ऑर्डिनल। और इसमें दो थ्योरीज है। कौन सी दो? एक पढ़ चुके हैं IC अप्रोच और दूसरा बजट लाइन। तो सर ये थ्योरी क्यों उन्होंने दी? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। यहां हो गया बच्चों कंपटीशन। ये मोहल्ला किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का। याद ही नहीं कुछ।
ये मोहल्ला किसका है? वेरी गुड। इन्होंने सबसे पहले बोला एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड गोज ऑन डिमिनिशिंग। थ्योरी लिख गए, बहुत खुश हुए, बहुत चर्चित हुई थ्योरी। इन्होंने सोचा मैं मर गया तो कुछ लोग प्राइस के साथ इसको कंपेयर करेंगे और मेरे को दुनिया भूल जाएगी, क्रिटिसाइज किया जाऊंगा मैं। तो इन्होंने इसमें कौन सा चूरन जोड़ा? प्राइस। प्राइस आ गई तो इसका मतलब कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी दैट इज इनकम भी आ गई। बहुत चलिए, थोड़ी बड़ी चर्चा में रही। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो सिंगल कमोडिटी मॉडल है, अगर कंज्यूमर है तो भाई मल्टीपल कमोडिटीज वो खरीदेगा, अगर मैं साथ में एड ऑन नहीं देके जाऊंगा तो फिर मेरे को चूरन बना दिया जाएगा दुनिया में। तो इन्होंने सिंगल कमोडिटी के बाद मॉडल क्या लॉन्च कर दिया? टू कमोडिटी। तो आपने इसको लॉ ऑफ डीएमयू के नाम पे पढ़ा, इसको आपने यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल के नाम पे पढ़ा, और इसको आपने पढ़ा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद इन्होंने कहा अब तो सब कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद बचा कुछ भी नहीं। 2 वाला बता दिया तो 3-4 वाला तो लोग समझ ही लेंगे। जेआर हिक्स और आरजीडी एलन ने सोचा भाई हमें भी कुछ करना पड़ेगा, बट अगर हम प्राइस के ऊपर कुछ करेंगे तो नाम हमेशा अल्फ्रेड मार्शल का ही रहेगा। तो हमने अपनी थ्योरी किस पे बना दी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। किस पे बना दी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो हमारी थ्योरी चलेगी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। तो इन्होंने सीधे टू कमोडिटी मॉडल लॉन्च कर दिया। कौन सा? ये 1-1 के चक्कर में नहीं पड़े, बिकॉज 1 तो ऑलरेडी इनके पास था। और जब हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, तो कम से कम कितनी कमोडिटी होनी चाहिए? 2। तो इनका सो कॉल्ड लॉजिक ही ऐसा है कि कमोडिटी 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। अब इनके मन में एक डर सता रहा था कि हमने अपनी थ्योरी में सारी बातें कर ली, कौन से 2 पैरामीटर पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? इनकम एंड प्राइस। तो इन्होंने सोचा चलो इसके साथ हम फेविकोल इस्तेमाल किए बगैर 2 बातों को चिपकाते हैं। किसको चिपकाते हैं? प्राइस एंड इनकम को। तो इन्होंने 2 थ्योरीज लिख डाली बच्चों, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर और एक प्राइस एंड इनकम के ऊपर। प्राइस एंड इनकम की थ्योरी में इन्होंने बोला दैट कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, जो भी उसके लिमिटेड इनकम है, 2 गुड्स पे खर्च करेगा इस तरह से कि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों पे ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर इन्होंने प्राइस और इनकम की थ्योरी को दुनिया को कभी दिया ही ना होता तो वर्ल्ड्स बेस्ट क्या रही होती? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टू कमोडिटी मॉडल, जिसको हम बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का। फिर इन्होंने सोचा चलो पूरा का पूरा इसको कंबाइन करते हैं। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पक्का। तो जैसे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजों को जोड़ा, जेआर हिक्स साहब ने भी जोड़ा। तो उन्होंने एक थ्योरी सिर्फ प्राइस और इनकम पे लिखी, जिसको आप बजट बोलते हैं, और एक थ्योरी में इन्होंने दोनों को कंबाइंड कर दिया। अंडरस्टूड दिस वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का। तो बजट शब्द का मतलब यहां पे कुछ और है। इकोनॉमी की भाषा में बजट का मतलब होता है प्लानिंग, अ फोरकास्ट which reflects how much money will be received and how much money will be spent। वो बजट अलग है बच्चों, ये कंज्यूमर्स बजट है। क्या है ये? कंज्यूमर्स बजट। तो यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल्स टू बी। नजर आ रहा है? पी एक्स का मतलब एक्स कमोडिटी का प्राइस, क्यू एक्स का मतलब एक्स की क्वांटिटी, पी वाई का मतलब वाई की प्राइस, और क्यू वाई का मतलब वाई की क्वांटिटी। सर यहाँ कंज्यूमर की इनकम तो है ही नहीं। नहीं है तो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप यहाँ पे लिख दीजिए आई। क्या हुआ? बी फॉर बजट। बी फॉर बजट। तुम लोग कैसे पढ़ो दास? बी फॉर बजट। चलिए फास्ट लिख लीजिए इसको। चलिए सो आपको बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा कि हमारे कंज्यूमर की इनकम कितनी है? कितनी है? 40 रुपए। करेक्ट। और 2 कमोडिटीज में वो इस पैसे को खर्च करेगा। एक्स कमोडिटी क्या लग रही है? बर्गर, 10 रुपए का। वाई कमोडिटी क्या लग रही है? पिज्जा, और ये भी कितने का है? 10 रुपए का। तो कितनी यूनिट हम पिज्जा और बर्गर की 10-10 रुपए में खरीदें कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम हो? अगर हम 40 रुपए पूरे बर्गर पे खर्च कर दें तो 4 बर्गर आएगा, और पिज्जा? वेरी गुड। और अगर पूरे 40 रुपए पिज्जा पे खर्च कर दें तो कितने पिज्जा आएंगे?
स्लाइस मिलेगी, पूरा पिज्जा नहीं मिलेगा। देखिए एग्जांपल स्लाइस का है, बाद में मत सोचिए सर आप पूरा पिज्जा बोल रहे थे। और बर्गर कितना आएगा? 0। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा भी हो सकता है 3 बर्गर खरीद लें और 1 पिज्जा खरीद लें। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पिज्जा खरीद लें और 1 बर्गर। ऐसा भी हो सकता है 2 पिज्जा खरीद लें और 2 बर्गर। ऐसा भी हो सकता है 2 बर्गर खरीद लें और 2 पिज्जा। सर बात तो वही है, 2 बर्गर और 2 पिज्जा में पहले बर्गर खरीदने जाएंगे फिर पिज्जा खरीदने, और 2 पिज्जा 2 बर्गर में पहले पिज्जा खरीदने जाएंगे और फिर बर्गर। एक जगह दोनों नहीं मिलता है ना, मैकडोनल्ड्स में मिलेगा आपको बर्गर और पिज्जा हट में मिलेगा पिज्जा। घटिया चीजें मिल जाएंगी दोनों एक ही जगह, बट स्पेशलाइज चाहिए बेस्ट चाहिए तो अलग अलग जाना पड़ेगा। जोमेटो, हाँ ये भी हो सकता है, चलिए, बट जोमेटो वाला तो इससे ज्यादा डिलीवरी चार्ज लेगा। चलिए लिख दिया सबने, तो फटाक से इस एग्जाम्पल को कॉपी करिए, मैं कुछ लिख रहा हूं। कॉम्बिनेशंस commodity X, commodity Y and total spending. So we can have 4 and 0, we can have 3 and 1, we can have 2 and 2, we can have 1 and 3, we can have 0 and 4. तो so called A, B, C, D, E कितने कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं? 5. तो चिल्ड्रन व्हाट इज 4 into 10 प्लस 0 into 10? 40. समझ में आया? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई क्या हुआ? क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मतलब 10x क्या है? तो px जो है आपका इट इज सो कॉल्ड 10 रुपी, और qx जो है वो 4 है। किसको x मान लें? तो फिर x को क्या मानोगे भाई? y को मानोगे z, बन जाओगे उजट। फट x मान लें। जब कमोडिटी ऑलरेडी x है तो प्राइस को x मानेंगे तो इक्वेशन गड़बड़ नहीं हो जाएगी? दो चीजें x से हो जाएंगी। अब उसके बाद या तो 4 0 होगा या 3 1 होगा या 2 2। हाँ तो वही तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन के हिसाब से तो चल रहा है, तो इतना परेशान आत्मा क्यों हो? इसकी आत्मा भटकेगी। 3 into 10 प्लस 1 into 10 क्या आएगा टोटल? 40. देन 2 into 10 प्लस 2 into 10 कितना आएगा? 40. 1 into 10 प्लस 3 into 10 कितना आएगा? 40. 0 into 10 प्लस 4 into 10 कितना आएगा? 40. तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गए? चलिए अपडेट फास्ट। एवरीबडी अंडरस्टूड द फॉर्मूला px into qx and py into qy? तो ये हैं आपके वैलिड कॉम्बिनेशंस। तो 40 40 40 40 40 40 रुपए कितनी बार आप खर्च कर सकते हैं? 5 बार। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए मूविंग अहेड। सो इन कॉम्बिनेशंस को देख के आई होप सो एवरीबडी विल बी एबल टू प्रिपेयर द ग्राफ। ग्राफ बन जाएगा इसके साथ? चलिए कैसे बनेगा? कमोडिटी एक्स को एक्स एक्सेस पे प्लॉट करेंगे और कमोडिटी वाई को वाई एक्सेस पे। शेड्यूल आप ऑलरेडी बना चुके हैं इसलिए उसकी चिंता है नहीं। और जब आप प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा सर? क्योंकि चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई जो था दैट वाज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो शेड्यूल आपने बना लिया है, ग्राफ बना लेंगे। चलिए दिस ग्राफ इज योर होमवर्क, और अगले लेक्चर में आपको संगम ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? दर्शन कराएंगे गंगा और यमुना का। गंगा है इंडिफरेंस कर्व और यमुना है बजट लाइन। तो हैसियत और चाहत का मिलन होएगा। किसका? हैसियत और चाहत। चाहत आएगी आईसी से और हैसियत आएगी बजट लाइन से। समझ में आ गया? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।